एपिसोड की शुरुआत में हम एक वर्कशॉप देखते हैं जो कि मोटिशियंस की वर्कशॉप थी, यानी कि जो लोग डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए तैयार करते थे। वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी था जिसका नाम है माइदोंग, और ये हमारे ड्रामा का मेन लीड है। अब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और वो बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जिसके काम करने की हर एक पॉइंट से हम ये जान पाते हैं कि माइदोंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और शार्प माइंडेड था, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में सभी को ये समझा रहा होता है कि डेड बॉडीज़ को किस तरीके से रिस्पेक्टफुली डील किया जाता है। वो सभी को यहाँ पर यह भी बताता है कि कोई भी उनके काम को हेट नहीं करता है, और सभी लोग बस मोटिशियन से दूर इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो डेथ से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका सामना वापस से किसी मोटिशियन से हो, क्योंकि मोटिशियंस डेड बॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं। ये सब बोलकर वो अपनी स्पीच ख़त्म करता है। दूसरी तरफ हम ड्रामा की फीमेल लीड ज़ुआंगजी को देखते हैं। उसे एक सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है। यहाँ वो अपनी फ्रेंड के साथ ऑपरेशन थिएटर तक जाती है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते वो सभी लोगों से बहुत ही खुश और एक्साइटेड होकर बात कर रही थी, जिससे उसे अपनी सर्जरी का कोई भी डर ना हो। यहाँ पर उसकी फ्रेंड वांगशी उससे पूछ लेती है कि भला वो किसी गैंगस्टर की तरह सभी लोगों से कैसे बात कर रही थी। तो ज़ुआंगजी उससे बताती है कि वो जिस हॉस्पिटल में वहाँ पर आना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि वो सिटी का टॉप हॉस्पिटल था और वो टॉप मेडिकल सेल्स पर्सन थी, तो उसके लिए भी उस हॉस्पिटल में आना बहुत ही इंप्रेसिव बात है। यहाँ पर अब वो ये भी सोचती है कि उसकी सर्जरी करने भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर आने वाला है। वो उससे भी एकदम कॉन्फिडेंटली बात करेगी और अपना इंप्रेशन बढ़ाएगी। यहाँ से अब हम माइदोंग को देखते हैं जो कि ट्रेन से अपने होम टाउन जा रहा होता है। उसी ट्रेन में ज़ुआंगजी भी वेकेशन मनाने के लिए अपने होम टाउन जा रही थी। जहाँ वो माइदोंग को पास से गुजरते हुए देख लेती है तो वो उसके पास ही जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। उसे देखते ही ज़ुआंगजी को अपने हाई स्कूल टाइम का एक लड़का याद आ जाता है, जिसके सर पर एक चोट का निशान भी था। इसलिए ज़ुआंगजी उसे पहचान जाती है कि ये तो माइदोंग है, जो कि उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। पर इससे पहले वो उसे बात कर पाती, माइदोंग उसके घूरने से परेशान होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जब ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो ज़ुआंगजी वापस से उसके पीछे जाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, पर वो उसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और ना पहचान कर वहाँ से चला जाता है। अब घर पहुंचकर ज़ुआंगजी सबसे पहले अंकल ही से मिलती है, जहाँ वो ज़ुआंगजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और टाउन में होने वाले काइट फेस्टिवल के बारे में उसे बताने लग जाते हैं। दूसरी तरफ माइदोंग जब फ्यूनरल होम पहुंचता है तो फिंग नाम का एक लड़का जो कि माइदोंग के साथ ही काम करता था, वो उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि अंदर कुछ ड्रंक लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, क्योंकि उनका दोस्त ड्रिंक करते वक्त मर गया था और अब वो सारे लोग अपने दोस्त को मिलना चाहते थे, लेकिन वो सभी लोग बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। तो माइदोंग उन सभी लोगों को ड्रिंक्स देने के बहाने एक रूम में बंद कर देता है और फिंग को बताता है कि अगर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं तो उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, और जब तक वो सोबर होते तब तक वो अपने फ्रेंड का फ्यूनरल नहीं देख पाते। इसलिए उसने पुलिस को बुलाने के बजाय उन्हें रूम में बंद कर दिया, ताकि जब वो लोग सोबर हो जाए तो अपने फ्रेंड से आखिरी बार मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि होम टाउन की फिटनेस क्लब में ग्रैंडमा चेन और मैडम वू के बीच में एक पिंग पोंग मैच चल रहा था। उसे देखने के लिए ज़ुआंगजी भी वहां पर पहुंच जाती है, जहां मैडम वू ग्रैंडमा चेन से हार जाती है। और अब ग्रैंडमा चेन की सिर्फ एक डिमांड थी कि मैडम वू जो क्लब चलाती है वो वहां से कोई अच्छी लड़की उनके ग्रैंडसन के लिए ढूंढे, ताकि वो उसकी शादी करा सके। जो सुनकर ज़ुआंगजी को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो मैडम वू से मिलती है, जहाँ मैडम वू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि अब वो कुछ दिन इसी होम टाउन में रुके और जल्दी उन्हें छोड़कर ना जाए। जहाँ ये दोनों ग्रैंडमा चेन की प्रॉब्लम के बारे में बात करने लग जाते हैं तो ज़ुआंगजी को एक आइडिया आता है। वो ग्रैंडमा चेन को एक ऐप के बारे में बताती है, जिससे कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए वाइफ ढूंढ सकती थी। वो उन्हें काफ़ी अच्छे से इस ऐप को यूज़ करने के बारे में समझाती है, जो देखकर ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड और ब्यूटीफुल भी थी। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि असल में ग्रैंडमा का ग्रैंडसन और कोई नहीं बल्कि माइदोंग था। जैसे वो घर आता है तो ग्रैंडमा तो उस ऐप के अंदर बिजी थी, जिसकी वजह से माइदोंग को जला हुआ खाना ही खाना पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ुआंगजी अपनी मॉम की शॉप पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए चाहती है, जिन्हें देखकर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब इनकी पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करती है, जहाँ पर ज़ुआंगजी अपनी छोटी बहन न्याओ न्याओ से मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी। मॉम अब यहाँ पर ज़ुआंगजी से पूछती है कि भला वो वेकेशन से पहले ही घर पर कैसे आ गई, कहीं उसे जॉब से फायर तो नहीं कर दिया गया। तो ज़ुआंगजी यहाँ पर खुद की तारीफ करने लग जाती है कि वो जिस मेडिकल मशीन्स की कंपनी में सेल्स पर्सन है, वो कंपनी शंघाई की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, इसलिए वो कभी भी वेकेशन मनाने आ सकती है। जो सुनकर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो यहाँ पर वेकेशन भी मनाएगी और अपनी मॉम के साथ बिजनेस में हेल्प भी करेगी, यानी कि वो अब से अपनी मॉम की चिकन शॉप के लिए फूड डिलीवरी करेगी। जो सुनकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर सर्जरी के बाद आराम करने के लिए आई थी,
पर क्योंकि उसने अपनी मॉम को सर्जरी के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए उसकी मॉम उसे काम पर लगा देती है। अगले दिन अब ज़ोंगजी न्याओ को अपना हेयर वॉश करने के लिए कहती है और बताती है कि उसे इस काम के पैसे भी देगी। पर न्याओ तो उससे भी ज़्यादा चालाक थी। वो ज़ोंगजी के स्कैल्प मसाज और हेयर वॉश और बाकी सारे छोटे छोटे कामों के अलग अलग पैसे मांगती है। और जब वो ज़ोंगजी का फ़ोन चला रही थी तो उसे वही डेटिंग ऐप भी मिल जाता है जो कि ज़ोंगजी ने ग्रैंडमा चेन को बताया था। इसीलिए वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है कि अगर उसने उसे एक्स्ट्रा कैश नहीं दिया तो वो उसकी मॉम को बता देगी कि ज़ोंगजी डेटिंग ऐप्स यूज़ करती है। जिसके बाद हम रात में देखते हैं कि ज़ोंगजी कुछ फूड डिलीवरी करने के लिए एक ओपरा शो के अंदर जाती है। वहाँ लव ट्रायंगल पर बेस्ड एक स्टोरी चल रही थी। अब जब वो फूड डिलीवरी करने के बाद जा रही होती है तभी जो वहाँ पर लेडी थी वो उसे वहीं पर रोककर शो देखने के लिए बोलती है। इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है। तभी उसकी नज़र माइंडोंग पर जाती है, इसलिए वो उसके पास बैठकर वो शो को देखने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो माइदोंग बहाना बनाता है कि वो तो यहाँ पर बस चिकन खाने के लिए आया था। जो सुनकर ज़ोंगजी उसे छेड़ने लग जाती है कि उसके हाथ में तो खाना भी नहीं है, तो वो यहाँ पर बैठकर जरूर लव ट्रायंगल देख रहा होगा, शायद इसमें उसे इंटरेस्ट है। जो सुनकर वो उसे घूरने लग जाता है और उसे यहाँ से उठने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह उसकी ग्रैंडमा की थी। तभी ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ ज़ोंगजी और ग्रैंडमा एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि ग्रैंडमा माइदोंग के लिए लड़की ढूंढ रही थी। ये देखकर वो यहाँ पर हंसने लग जाती है। यहाँ से अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक दिन माइदोंग किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है। वो दोनों बोट पर थे, जहाँ वो उस लड़की की बातों से ही नोटिस करते हैं कि उस लड़की को अपने होम टाउन से बाहर जाना था और वो फर्स्ट डेट पर ही अपनी शादी और अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। तभी माइदोंग की नज़र वहाँ एक बोट पर पड़ती है जहाँ एक ओल्ड कपल बैठा हुआ था। वो लेडी अपने हस्बैंड से नाराज़ हो गई होती है। अब यहाँ हस्बैंड को इतनी मेहनत से उस लेडी को मनाता हुआ देखकर माइदोंग को अपने फ्यूचर के लिए डर लगने लग जाता है। इसीलिए वो उसी वक्त उस ब्लाइंड डेट से निकल जाता है और शादी करने के प्लान को ही कैंसिल कर देता है। प्रेजेंट में ज़ोंगजी और ग्रैंडमा यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ ग्रैंडमा के पूछने पर ज़ोंगजी ने बताती है कि वो और माइदोंग एक ही हाई स्कूल के अंदर थे, जिसके बाद ज़ोंगजी पढ़ाई के लिए शंघाई शिफ्ट हो गई, इसीलिए वो इतने सालों बाद माइदोंग से मिली है। जो सुनकर ग्रैंडमा उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है, जहाँ वो माइदोंग को इम्प्रेस करते हुए बोलने लग जाती है कि अभी वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही है। तो अब ग्रैंडमा यहाँ पर ज़ोंगजी के साथ उसकी डेट फिक्स करने की कोशिश करने लग जाती है। वो उसके सामने माइदोंग की तारीफ करती है कि आज उसे ओपरा के अंदर सेंटर सीट के लिए इन्वाइट किया गया है क्योंकि वो उनके टाउन का बेस्ट मोटिशियन है। वो कभी बीमार भी नहीं पड़ता, एकदम हेल्दी है और ऊपर से सिंगल भी है। जो सब सुनकर बेचारे माइदोंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग जाता है। वो उन्हें रोकता है और ज़ोंगजी को बताता है कि उसका फ़ोन कब से बज रहा है, वो उठाती क्यों नहीं है। अब जैसे ज़ोंगजी अपने फ़ोन उठाती है तो उसे फूड डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, जहाँ जाने से पहले वो ग्रैंडमा और माइदोंग को अपनी वीचेट आईडी एक्सचेंज करने के लिए कहती है ताकि वो दोनों आगे बात कर सके। पर माइदोंग उसे ये कहकर वहाँ से भेज देता है कि उसे डिलीवरी के लिए लेट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन ग्रैंडमा की नज़र अब भी ज़ोंगजी पर ही थी क्योंकि वो उन्हें माइदोंग के लिए एकदम परफेक्ट मैच लग रही थी। अगले दिन अब ग्रैंडमा ज़ोंगजी के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो कितना हार्ड वर्क करके अपने ग्रैंडसन के लिए वाइफ ढूंढ रही है। तो वांगशी उसे बोलती है कि माइदोंग के करियर की वजह से कोई भी लड़की उसे नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक मोटिशियन है। पर एक वजह और थी जिसकी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था और वो था उसका पास्ट, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि स्कूल में माइदोंग दूसरों को बहुत ज़्यादा बुली करता था और एक बार वो किसी गैंगस्टर के साथ फाइट में भी फंस गया था, जिसकी वजह से ऐसे र्यूमर्स फैल गए थे कि माइदोंग की वजह से उस फाइट में किसी की डेथ हो गई थी। ये सुनकर ज़ोंगजी बोलती है कि उसे तो नहीं लगता कि माइदोंग एक ऐसा लड़का है, क्योंकि अगर वो इतना बुरा होता तो शायद उसे इतनी इंपॉर्टेंट जॉब भी टाउन के अंदर नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा भी माइदोंग से यही बात कर रही होती है कि उसे ज़ोंगजी कैसी लगती है और क्या वो सच में भूल गया है कि वो उसके साथ हाई स्कूल में थी। तो माइदोंग ने सीधा सीधा बोल देता है कि उसे ज़ोंगजी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे समझाने लग जाती है कि ज़ोंगजी उसी की एज की है और वो बहुत ही स्वीट लड़की है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग ने तो उसे चीट करके छोड़ दिया, तब से उसने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। जो सुनकर माइदोंग ग्रैंडमा को बोलता है कि आप ज़ोंगजी की इतनी तारीफ कर रहे हो, पर क्या आपने नोटिस नहीं किया कि उसने प्रोस्थेटिक लेग पहना हुआ था, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसका और उसके डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके डैड की डेथ हो गई और ज़ोंगजी का एक पैर नीज के नीचे से काटना पड़ गया। जो सुनकर ग्रैंडमा थोड़ी सी शॉक रह जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी थी। ये सुनकर ग्रैंडमा भी अब यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्होंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसीलिए माइदोंग वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडमा उसे पीछे से आवाज़ लगाकर रोकती है और कहती है कि वो ज़ोंगजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है, भले ही वो डिसेबल्ड है, पर उसे देखकर कोई भी ये चीज़ नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अपने वर्क को लेकर कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है। जो सुनकर माइदोंग ग्रैंडमा से कहता है कि वो इस वजह से ज़ोंगजी को हिट नहीं करता,
उसे तो बस उसका ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही घर के अंदर ग्रैंडमा है जो कि इतनी नॉइजी है। ये सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाती है। ये सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है, वो उस पर चिल्लाते हुए उसे वी-चैट पर शेक करने के लिए बोलती है ताकि उसको कोई और लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर सके, क्योंकि अब वो 30 साल का हो चुका था। जिसके बाद हम ज़ोंगजी को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जा रही थी और उसने अपनी प्रोस्थेटिक लेग को भी निकाल दिया था। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, पर ज़ोंगजी ये कहकर मना कर देती है कि अब उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है तो वो खुद को संभाल लेगी। दूसरी तरफ हम माइदोंग को देखते हैं जो कि सॉन्ग के वेडिंग इनविटेशन कार्ड को देख रहा था। असल में सॉन्ग ने किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से माइदोंग इतना दुखी हो रहा था। पर वो उसके वेडिंग कार्ड को अपनी डायरी के अंदर रख लेता है, जहाँ वो अपने स्कूल टाइम की एक फ़ोटो को भी नोटिस करता है जिसमें ज़ोंगजी भी प्रेजेंट थे। वो बाकी बच्चों से अलग बैठी हुई थी और उसके पास उसके क्रचेस भी थे। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि ज़ोंगजी की मॉम नियाओ को डांट रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके ग्रेड्स इस बार भी अच्छे नहीं आए थे। इसीलिए अब मॉम ज़ोंगजी से बोलती है कि वो अपनी छोटी बहन को स्टडी करवा सकती है और ट्यूशन दे सकती है। तो ज़ोंगजी उनसे बोलती है कि ये काम तो उसका छोटा भाई भी कर सकता है, उसने तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी टॉप किया है। जहाँ पर यान का नाम सुनते ही मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसकी क्या वजह थी हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तब यान यूनिवर्सिटी से घर लौट कर आता है। उसने एक ब्लैक कोट पहना हुआ था जैसे कि वो कोई डिटेक्टिव हो, और अपने साथ एक गूस को भी लेकर आया हुआ था जिसे वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपनी मॉम को बताता है कि ये उसका पेट है जिसका नाम जीजन है। ये देखकर मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर ज़ोंगजी यान को उसके रूम में भेज देती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर यान की हरकतों को देखकर उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही थी और वो नियाओ को भी डांट रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खा रही थी। जहाँ अब यान सभी के सामने अपनी मॉम से कहता है कि उसने मॉम के कहने पर एंट्रेंस एग्जाम तो दे दिया था, लेकिन अब वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है और आर्ट और पेंटिंग में आगे बढ़ना चाहता था, ना कि कंप्यूटर्स में। जो बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, पर यान की वजह से मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी गूस को मैरिनेट करके फ्राई कर देंगी। जो सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी था। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि वुमेन्स क्लब के ऑफिस से ज़ोंगजी की फाइल को छुपाकर किसी दूसरे विलेज में वेटरन डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि असल में कार्ड्स भी पढ़ती थी। जहाँ में पता चलता है कि इनका नाम ग्रैंडमा लिन है, जो कि ग्रैंडमा चैन की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। ग्रैंडमा अब यहाँ पर उनसे ज़ोंगजी के बारे में पूछती है तो लिन उन्हें 3 कार्ड्स निकाल कर बताती है और कहती है कि सबसे पहले कार्ड से उन्हें ये पता चल रहा है कि ज़ोंगजी और माइदोंग के बीच अफेक्शन जरूर शुरू होगा और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, पर सारा डिसीजन माइदोंग का होगा कि वो किस तरीके से पेन और अपने थॉट्स को हैंडल करता है। फिर वो सेकंड कार्ड के बारे में बताती है कि ज़ोंगजी एक अच्छी लड़की है, पर जितनी खुश वो सभी के सामने दिखती है उतनी खुश वो अपनी लाइफ में है भी नहीं। वो डार्कनेस की तरफ बढ़ती जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है। जो सुनकर ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उन्हें तो ज़ोंगजी एक फ्री सोल की तरह लगती थी। अब लास्ट कार्ड के बारे में जानते ही ग्रैंडमा चैन बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती हैं क्योंकि वो कार्ड एक थर्ड वुमेन यानी कि माइदोंग और ज़ोंगजी के फेट में एक और पर्सन आने वाला था जो कि उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती थी। पर वो थर्ड वुमेन कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि माइदोंग अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों के साथ एक फेयरवेल डिनर के अंदर होता है। वो लोग मोटिवेशंस की बात कर रहे होते हैं कि कैसे सभी लोग उनकी जॉब को हेट करते हैं, पर फिर भी वो लोग अपना काम पैशनेटली करते हैं। जहाँ माइदोंग अपने मास्टर के बारे में यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि वो कितनी बारीकी से अपना काम करते थे और वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। जो सब कुछ वहाँ पास ही की टेबल में बैठकर यान भी सुन रहा था। तभी ज़ोंगजी उसे लेने के लिए आ जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो अब जैसे ही यहाँ पर माइदोंग को देखती है तो वो उसे हेलो करने के लिए जाने लगती है, पर माइदोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उसे नहीं जानता। इसलिए ज़ोंगजी अब यान को घर चलने के लिए कहती है। माइदोंग फिर यहाँ पर अपने कलीग्स को अपने प्रोफेशन के बारे में स्टोरी सुना रहा होता है। उसी वक्त यान ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वॉमिट करना शुरू कर देता है तो ज़ोंगजी उसे संभालने लग जाती है, जो देखकर माइदोंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बिना कुछ कहे ही बस वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि माइदोंग पहले भी इस तरीके से ज़ोंगजी को इग्नोर करता था जब वो हाई स्कूल में थे, जिसके बाद वो नाइट शिफ्ट का बहाना करके वहाँ से चले जाता है और घर जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ ज़ोंगजी भी यान को घर लेकर आती है और हम देख पाते हैं कि ज़ोंगजी की लाइफ उसके एक पैर के साथ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी, जहाँ वो यान को सुलाकर खुद भी सोने के लिए चली जाती है। यहाँ से अब हम 7 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ोंगजी की सर्जरी होने वाली थी और हम जान पाते हैं कि उसकी सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए उसे सर्जरी के बाद पूरा रेस्ट लेना था। इसीलिए वांग उसके होम टाउन में एक हॉलिडे प्लान करती है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सके। यही वजह थी कि ज़ोंगजी इतने सालों के बाद शंघाई से अपने होम टाउन जा रही थी। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ज़ोंगजी के फादर की डेथ तब हो गई थी
जब यान और जोंग जी टीनेजर्स हुआ करते थे और उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मॉम ने मिस्टर ही से शादी कर ली, जिनके साथ जोंग जी और यान को एक सिस्टर मिली जिसका नाम न्याओ है। और मिस्टर ही भले ही उनके स्टेप फादर थे, पर उनके लिए वो बहुत ही अच्छे थे और उनके साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि जोंग जी की लाइफ में एक और इंसान था, यानी कि माइदोंग, जो कि उसके लिए बहुत ही स्पेशल था। वो माइदोंग से वापस मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा चेन भी कार्ड्स देखने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ग्रैनी लिन ने उन्हें बताया था कि जोंग जी और माइदोंग का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप है। आगे हम यान को देखते हैं जो कि एक बोट में अपनी पेंटिंग बना रहा था, क्योंकि उसे अब अपने पैशन पर ध्यान देना था। तभी उसकी नज़र लेक में पानी के ऊपर तैरती हुई बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस और माइदोंग की टीम पहुँच जाती है उस बॉडी को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में डेड बॉडी सिर्फ एक 17 साल की लड़की की थी, जिसने अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करने के बाद वहाँ पर आकर सुसाइड कर लिया था। जो सुनकर यान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और वो यहाँ पर माइदोंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस डेड बॉडी को फ्यूनरल होम तक फॉलो करना चाहता है, जिस पर माइदोंग भी हाँ कर देता है। और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो यान जोंग जी को कॉल भी कर देता है ताकि वो उसे पिक कर सके। पर रास्ते में यान की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो वो और माइदोंग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था और एक डेड बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर जोंग जी भी आ जाती है और यान उसे बताता है कि जिस लड़की की डेथ हुई उसकी लाइफ तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, भला उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ऐसी लाइफ जीने का भी कोई फ़ायदा है जब आपको मरने के थोड़े दिन बाद लोग भूल ही जाएंगे? तो माइदोंग उसे समझाता है कि वो लोग जब तक जिंदा है तब तक उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो एक बार मर गए तो कितना भी रिच या फिर पुअर इंसान हो, सभी के एशेस का वेट बराबर ही होगा। तो जब तक वो जिंदा है उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ वर्थ इट हो। जो सुनकर जोंग जी उसे समझाती है कि उसे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल यान के सामने ही था। जोंग जी अब उसे अपना प्रोस्थेटिक लेग दिखाती है और कहती है कि वो भी पहले इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, पर उसे किसी इंसान ने ये कहा था कि उसे क्रचेस भी उसके लिए एक वेपन की तरह काम कर सकते हैं, जिस बात ने उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। इसीलिए वो डिसेबल होने के बावजूद भी अभी इतने अच्छे से जी पा रही है। असल में ये बात उसे माइदोंग ने बोली थी, जो कि माइदोंग को भी अभी याद आ जाती है। अब वो यहाँ पर इन दोनों को घर जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसे जाते जाते जोंग जी थैंक्स भी कहती है, क्योंकि उसने यान का ख्याल रखा था। रात में अब मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इन्हें यान की चिंता थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डरपोक है। जिस पर जोंग जी उन्हें समझाती है कि उन्हें बस यान पर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत कुछ अच्छा करने की एबिलिटीज़ है। तब मॉम यहाँ पर जोंग जी को भी बताती है कि उसने और मिस्टर ही ने उन लोगों के लिए सेविंग्स करके एक घर खरीदा है ताकि उनके बच्चे आराम से रह सके। पर ना ही यान उनकी बात मानता था और ना ही जोंग जी होम टाउन में रुकना चाहती थी। जो सुनकर वो यहाँ से चली जाती है और एक कैश कार्ड अपनी मॉम को ला कर देती है। उन्हें बोलती है कि उनकी बेटी शंघाई में इतना तो अर्न करती है कि वो अपने मॉम डैड की मदद कर सकती है। ये बोलकर वो उन्हें हक कर लेती है और बताती है कि उसे अपनी मॉम और मिस्टर ही के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल भी फील करती है, पर वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है और अगर उसे इतना ज़्यादा प्यार मिला तो शायद वो वीक हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो शंघाई में रहना चाहती है ताकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान से भी ऊपर कुछ बन सके और अपने मॉम डैड को प्राउड फील करवा सके। जो सुनकर उसकी मॉम स्माइल करने लग जाती है और उनका गुस्सा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जोंग जी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड लड़की है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मॉम अपनी शॉप पर होती हैं। तभी वहाँ पर मैडम वो एक फॉर्म फिल करवाने के लिए आ जाती हैं। वो उन्हें बताती है कि मेयर टाउन के उन सभी लोगों से मिलना चाहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से करंटली पास आउट हो चुके हैं और जो लोग अब्रॉड जॉब करते हैं। इसीलिए वो यान और जोंग जी का फॉर्म फिल करवाने के लिए आई हुई थी। वो अब यहाँ पर जोंग जी के बारे में बात करने लग जाती हैं कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा लकी है कि उनके पास जोंग जी जैसी बेटी है। ये सुनकर मॉम मैडम वो को बताती है कि वो तो सिर्फ अब उसके लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढना चाहती हैं, क्योंकि उसकी हेल्थ और डिसेबिलिटी की वजह से ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैडम वो उनसे बोलती है कि वो जोंग जी की मदद ज़रूर करेगी। जहाँ वो ग्रैंडमा चेन के लिए भी कहने लग जाती है कि वो भी अपने ग्रैंडसन के लिए पार्टनर ढूंढ रही हैं, पर वो इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई है और सबको इरिटेट भी करती रहती है। इसलिए मैडम वो नहीं चाहती थी कि वो ग्रैंडमा से मिले, और शायद जो भी लड़की उनके ग्रैंडसन को पसंद करेगी ना, वो बहुत ज़्यादा अनलकी होगी, क्योंकि ग्रैंडमा बहुत ही इरिटेटिंग थी। दूसरी तरफ जब जोंग जी न्याओ की ट्यूशन के लिए बात करके वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में ग्रैंडमा और माइदोंग मिल जाते हैं।
जहाँ ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो उसकी मॉम के यहाँ से चिकन लेने के लिए जा रही थी। तो जुआंगजी कहती है कि उन्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, वो उन्हें डिस्काउंट भी देंगे क्योंकि माइदोंग ने यान की हेल्प की थी। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि अरे अब तो उनके बीच में ये सब चलता ही रहेगा क्योंकि वो एक फैमिली है। ये सुनकर न्याओ न्याओ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो भला फैमिली कैसे हो सकते हैं। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि माइदोंग और जुआंगजी की किस्मत में एक दूसरे से शादी करना लिखा है, तो वो लोग अभी से ही फैमिली बन गए हैं। जो सुनकर माइदोंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और ग्रैंडमा को खींचकर लेकर जाने लगता है, लेकिन वो तो वहीं पर बैठ जाती है और जुआंगजी से पूछती है कि क्या वो माइदोंग को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो दोनों ही सिंगल थे और एक दूसरे को पहले से भी जानते थे। इस पर जुआंगजी इनडायरेक्टली ग्रैंडमा को बताती है कि वो माइदोंग को पसंद तो करती थी, लेकिन वो तब की बात है जब वो हाई स्कूल में थे, तब उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गई है और वो तो यहाँ पर सिर्फ वेकेशन के लिए आई है और वो बहुत ही जल्दी शंघाई भी जाने वाली है, तो उसके और माइदोंग के बीच में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। जो सब बोलने के लिए माइदोंग उसे थैंक्स कहता है और ग्रैंडमा को वहाँ से लेकर चला जाता है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जुआंगजी के अंदर सच में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स थी, जो चीज़ न्याओ भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा माइदोंग को वार्न करती है कि अगर वो अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढने वाला है तो ग्रैंडमा अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर एक मीटिंग करेगी और वो लोग फिर माइदोंग के सारे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करेंगे। जो सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि वो अपने लिए अब लड़की ज़रूर ढूंढेगा, पर वो ग्रैंडमा को इरिटेट करने के लिए वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि उसे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां ना खुद ही उसके पास आती है। जो सुनकर ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर हीमॉम को बताते हैं कि न्याओ बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रही है, तो जुआंगजी ने बोलती है कि उसने न्याओ के लिए एक बहुत ही हैंडसम ट्यूटर ढूंढा है, तो वो अब अच्छे से पढ़ाई में फोकस करेगी। जो सुनकर मॉम उसे बोलती है कि उसने न्याओ को तो पढ़ाई के लिए हैंडल कर लिया है, तो यान को भी समझा सकती है कि वो अपनी पेंटिंग छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान लगाए। जो सुनकर यान मॉम से बोलता है कि अगर जुआंगजी ने न्याओ की हेल्प की है तो जुआंगजी उसकी मदद कर देगी उसकी पेंटिंग सेल करवाने में, और वो पेंटिंग करना नहीं छोड़ेगा, ये बोलकर चला जाता है। तभी न्याओ से अपनी स्टडी रूम के अंदर बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी बल्कि वो तो एक प्लान बना रही थी। जहाँ वो यान को माइदोंग का फोटो दिखाती है और कहती है कि ये लड़का जुआंगजी का हाई स्कूल लवर है जिसने उसको गैस लाइट कर रखा है, इसीलिए शायद जुआंगजी अभी तक सिंगल है क्योंकि शायद वो अभी भी अपने फर्स्ट लव को पसंद करती है, तो उन्हें अब माइदोंग को हैंडल करना होगा ताकि जुआंगजी सिंगल ना रहे। ये सुनकर यान भी विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी छोटी बहन ने इतना कुछ जुआंगजी के बारे में पता कर लिया, जबकि वो तो इतने सालों से उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। पर वो माइदोंग की यहाँ पर साइड लेता है कि वो बुरा इंसान नहीं है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। यहाँ से फिर हम माइदोंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स तक भी ये बात पहुँच गई थी कि ग्रैंडमा ने शादी की बात करने के लिए जुआंगजी को रास्ते में रोक लिया था, जो बताकर वो लोग जुआंगजी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि जब वो लोग हाई स्कूल में थे तब पहले तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग हो गई है, वो इतनी ब्यूटीफुल भी है कि सबका ध्यान उसी पर जाता है। तो माइदोंग बहुत ज़्यादा लकी है, उसे अपने पास्ट रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करना चाहिए। जो सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो ऐसी बात करने के लिए उनको मारने के लिए उनके पीछे आता है, जब वो उनसे बोलता है कि वो कभी भी जुआंगजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था और वो सब सिर्फ एक रूमर था। तो उसका फ्रेंड उसे एकदम से बोल देता है कि अगर वो जुआंगजी को पसंद नहीं करता तो उसके साथ उस स्कैंडल में क्यों फंसा, और वो भी ऐसी लड़की के साथ जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता था। ये सुनकर माइदोंग को याद आता है कि एक बार स्कूल में प्ले होने वाला था जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिर्फ माइदोंग और जुआंगजी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तभी प्ले से पहले उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा जो ट्री बनने वाला था वो बीमार हो गया है, इसीलिए टीचर जुआंगजी से पूछती है कि क्या वो ट्री बन सकती है। तो वो यहाँ पर पूरी क्लास के सामने बोल देती है कि अगर माइदोंग उसके साथ ट्री बनेगा तो वो भी बन जाएगी। जो सुनकर वो भी हाँ कर देता है, और जो क्लास की ग्रुप फोटो माइदोंग के पास थी वो भी उसी दिन की थी जहाँ वो जुआंगजी की तरफ देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों साथ में ट्री बनते हैं और दोनों काफ़ी फनी लग रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे को देखकर हंसते भी लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।